अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जमा शशुम मजमून रियाजी का सबक सही आदाद पढ़ेंगे। पार्ट 1 पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। इस हिस्से में हम सही आदाद, अददी खत और सही आदाद की जमा से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जरा याद करें। अब तक हम गिनती करने के लिए 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह आदाद का इस्तेमाल करते हैं। इन आदाद को गिनती के आदाद कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन आदाद को हम गिनती के आदाद कहते हैं। गिनती के आदाद को तबई आदाद भी कहते हैं। तबई आदाद बराबर 1, 2, 3, 4 आगे हम कई आदाद तक गिन सकते हैं। उसी तरीके से आगे चलकर हम 321, 322 और आगे हम गिनती पढ़ सकते हैं 12,520 और आगे लामहदूद। यानी गिनती का हम आखिरी अदद बता नहीं सकते, यानी ये लामहदूद है। तबई आदाद का इस्तेमाल करके हम जमा, नफी, ज़रब, तकसीम के अमाल करते हैं। लेकिन तबई आदद में से जब वही तबई आदद हम तफरीक करते हैं तो जवाब सिफर आता है। मिसाल के तौर पर 5 एक तबई आदद है, इसमें से 5 तफरीक करने पर जवाब सिफर आता है। लेकिन ये सिफर जो है वो तबई आदाद में नहीं है, क्योंकि तबई आदद की शुरुआत 1 से होती है। इसलिए यहाँ पर सिफर का शुमार करके नए आदद का ग्रुप बन गया, यानी सिफर और तमाम तबई आदाद को मिलाकर हासिल होने वाले आदाद के मजमूए को मुकम्मिल आदाद का मजमुआ कहते हैं। सिफर और गिनती के आदाद को मुकम्मिल आदाद कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुकम्मिल आदाद बराबर सिफर, 1, 2, 3। अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे 417, 418 और आगे हम 23,715 और आगे लामहदूद। इसमें भी हम आखिरी अदद बता नहीं सकते। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा मुकम्मिल अदद कौन सा है, तो वो होगा सिफर, और बड़ा लामहदूद आखिरी अदद हम बता नहीं सकते। चलिए, अब तक हमने पिछली जमात में तबई आदाद और मुकम्मिल आदाद से मुतालिक मालूमात हासिल की थी। अब हम सही आदाद की मालूमात हासिल करेंगे। ऐसे आदाद का ग्रुप जिनमें सिफर, मुस्बत आदाद और मनफी आदाद का शुमार हो, उन्हें सही आदाद कहते हैं। बच्चों, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इसमें तबई आदाद आ गए, सिफर को मिलाने पर मुकम्मिल आदाद हो गए, और इनके साथ साथ मनफी आदाद का भी शुमार यहाँ पर हो रहा है। यानी सही आदाद में मुस्बत आदाद, सिफर और मनफी आदाद, इन तीनों को मिलाकर सही आदाद का ग्रोह तैयार होगा। चलिए, इससे मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं। इसे समझने के लिए हम अददी खत का इस्तेमाल करेंगे। अददी खत, अददी खत में दरमियान में हम एक लकीर बनाएंगे और इसके दाएं जानिब और बाएं जानिब यकसा फासले पर हिस्से बनाएंगे। अददी खत पर जो नुक्ता सिफर को जाहिर करता है, उस नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या
मुब्दा कहते हैं। सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदाद और बाएं जानिब मनफी आदाद मसावी फासलों पर लगाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदाद और सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद। अगर यही अददी खत खड़ा बनाया जाए तो इसमें भी दरमियान में सिफर जिसे हम मुब्दा कहेंगे। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे मसाई फासले पर नुकात बनाए गए। जो मुब्दे से ऊपर होंगे वो आदाद मुस्बत आदाद होंगे और मुब्दे से नीचे मनफी आदाद होंगे। अगर अददी खत खड़ा है तो इसके अंदर मुस्बत आदाद ऊपर और मनफी आदाद नीचे। अच्छा तो बच्चों, आप अददी खत को समझ गए होंगे। तो हम इस पर मबनी एक मिसाल हल करते हैं। सही आदाद को अददी खत पर दिखाना। सवाल है, अददी खत पर जमा 6 और नफी 4 आदाद दिखाइए। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक खत बनाया जिसमें हमने एक नुक्ता जाहिर किया सिफर। अगर हम सवाल देखें तो उसमें दिया हुआ है कि हमें जमा 6 और नफी 4 दिखाना है। यानी सिफर के दाएं जानिब हमें 6 हिस्से बनाने होंगे क्योंकि वहां पर जमा 6 है, इसलिए हमने सबसे पहले कुल 6 हिस्से बनाए यकसा फासले पर। और उसी तरीके से हमें बाएं जानिब 4 हिस्से बनाने पड़ेंगे क्योंकि मनफी 4 हमें जाहिर करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 हिस्से बनाए। अब हम आदाद लिखेंगे। जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4, जमा 5 और जमा 6। उसी तरीके से बाएं जानिब नफी 1, नफी 2, नफी 3 और नफी 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जमा 6 और नफी 4 आदाद जाहिर किए। चलिए अब हम सही आदाद की जमा किस तरह की जाती है समझते हैं। सही आदाद की जमा करते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें से पहला है यकसा अलामत वाले सही आदाद की जमा करते वक्त अलामत का ख्याल किए बगैर आदाद की जमा की जाए और आने वाली जमा को यकसा अलामत वाली अलामत लगाई जाए। और दूसरा है मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदाद की जमा करते वक्त अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े आदद में से छोटा आदद तफरीक किया जाए और आने वाली तफरीक को बड़े आदद की अलामत लगाई जाए। चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यकसा अलामत वाले सही आदद की जमा करते वक्त अलामत का ख्याल किए बगैर आदद की जमा करना है और जो अलामत यकसा होगी वही अलामत जवाब की लगाई जाए। तो इसे हम मिसाल के जरिए समझते हैं। जमा 5 जमा 8 बराबर। बच्चों यहाँ पर दोनों अदद की अलामतें मसावी हैं, इसलिए हमें अलामत का ख्याल किए बगैर इनकी जमा करना है। यानी 5 जमा 8 बराबर होगा 13 और दोनों की अलामतें मसावी हैं और जमा है, इसलिए जवाब की अलामत जमा होगी। तो हमारा जवाब तैयार होगा जमा 13। एक और मिसाल 6 जमा 3 बराबर दोनों अददों की अलामतें मसावी हैं, इसलिए जवाब होगा 9 और जमा की अलामत होगी। और आमतौर पर जमा की अलामत नहीं लिखी जाती। अगर हम जमा की अलामत नहीं लिखेंगे तो भी हमारा जवाब सही होगा। चलिए एक और मिसाल -7 जमा -4 बराबर
यहाँ पर दोनों आदद की अलामतें मनफी हैं, मसावी हैं, यानी हमें अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी जमा करना है। 7 और 4 को मिलाने पर जवाब होगा 11 और दोनों की अलामतें मसावी हैं, दोनों की अलामतें मनफी हैं, इसलिए जवाब की अलामत भी मनफी होगी, यानी जवाब तैयार होगा मनफी 11। एक और मिसाल, मनफी 13 जमा मनफी 10 बराबर। बच्चों, यहाँ पर भी दोनों आददों की अलामतें मसावी हैं, दोनों आदद की अलामतें मनफी हैं, इसलिए हम 13 और 10 की जमा करेंगे तो जवाब होगा 23। दोनों आददों की अलामतें मनफी होने की वजह से हम जवाब की भी अलामत मनफी लिखेंगे, यानी हमारा जवाब तैयार होगा मनफी 23। अब अगर आददों की अलामतें मुख्तलिफ हों तो किस तरीके से हल करते हैं देखेंगे। मुख्तलिफ अलामतों वाले सही अदद की जमा करते वक्त अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक किया जाए और आने वाली तफरीक को बड़े अदद की अलामत लगाई जाए। यानी बच्चों, अगर अलामतें मुख्तलिफ हों तो हमें तफरीक करना है और बड़े अदद की अलामत लगानी है। चलिए हम मिसाल देखते हैं। जमा 9 जमा मनफी 6 बराबर। बच्चों, यहाँ पर दोनों आदाद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमें अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े आदद में से छोटा आदद तफरीक करना है, यानी 9 में से 6 तफरीक करने पर जवाब होगा 3 और बड़ा आदद 9 है, इसलिए हम उसकी अलामत जवाब को लगाएंगे, यानी जमा, तो जवाब तैयार होगा जमा 3। एक और मिसाल, जमा 5 जमा नफी 9 बराबर। यहाँ पर दोनों आदतों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी तफरीक करेंगे। 5 में से 9 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम 9 में से 5 तफरीक करेंगे, क्योंकि 9 बड़ा अदद है, इसलिए 9 तफरीक 5 बराबर होगा 4 और बड़ा अदद 9 है, इसलिए हम नफी की अलामत जवाब को लगाएंगे। जवाब तैयार होगा नफी 4। एक और मिसाल, नफी 15 जमा 8 बराबर। यहाँ पर भी दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, एक अदद की अलामत मनफी है और एक अदद की अलामत जमा है, इसलिए हम अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी तफरीक करेंगे। 15 में से 8 तफरीक करने पर जवाब होगा 7 और बड़ा अदद 15 है, इसलिए जवाब को हम 15 की अलामत यानी मनफी की अलामत लगाएंगे, तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल होगा नफी 7। एक और मिसाल, नफी 4 जमा 9। बच्चों, यहाँ पर भी दोनों अददों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम इनकी तफरीक करेंगे। 9 बड़ा अदद है, इसलिए हम 9 में से 4 तफरीक करेंगे। 9 में से 4 तफरीक करने पर जवाब होगा 5 और बड़ा अदद 9 है, इसलिए हम जवाब की अलामत जमा लिखेंगे और हमें इस तरह जवाब हासिल होगा जमा 5। चलिए अब हम चंद मजीद मिसालें हल करके अपनी मालूमात को पुख्ता करते हैं। सवाल है नफी 7 जमा 7। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों अदद की अलामतें अलहदा हैं और साथ में दोनों अदद भी यकसा हैं। ऐसे वक्त में किस तरीके से हल करेंगे? अब अलामतें अलहदा हैं, इसलिए हम अलामतों का ख्याल किए बगैर इनकी तफरीक करेंगे, यानी 7 तफरीक 7 जवाब होगा 0। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि 0 की कोई अलामत नहीं होती, नहीं जमा की अलामत और नहीं तफरीक की अलामत, इसलिए मनफी 7 जमा 7 का जवाब होगा 0 और इसकी कोई अलामत नहीं होगी। और मिसाल, मनफी 4 जमा 0 बराबर। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी आदद में 0 मिलाने पर जवाब वही आता है, इसलिए इसका जवाब होगा
-4۔ اچھا تو بچوں، آج ہم نے صحیح اعداد، عددی خط اور صحیح عدد کی جمع سے متعلق معلومات حاصل کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے حصے میں، ہم صحیح عدد کی تفریق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔